अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस क्लास में देखिए हम लोग वैदिक दौर की जो तालीम थी उसके क्या मकासद है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो छोटी रहेंगी लेकिन आज की क्लास इम्पोर्टेंट रहेंगी क्योंकि वैदिक दौर के जो तालीम है उसकी खुसूसियात और उसके मकासद दोनों से भी क्या है सवालात बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो मेहरबानी कर गुजारिश करती हूँ अदबन कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है हम लोग की हिम्मत अफजाई होती है। तो देखिए वैदिक दौर में जो तालीम थी उसके मकासद को क्या है हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है आपका हतमी मकसद या खतई मकसद जिसको हम इंग्लिश में अल्टीमेट एम कहते हैं, और दूसरा है आपका फौरी मकसद यानी इमीडिएट मकसद, इमीडिएट एम। ठीक है, तो कदीम हिंदुस्तान में क्या है वैदिक तालीम के दो मकासद हुआ करते थे। तो आइए हम इन दोनों को क्या है एक एक कर जानते हैं कि ये है क्या। वैदिक दौर में जो सबसे पहला तालीम का मकसद है वो है आपका हतमी मकसद या खतई मकसद जिसको हम अल्टीमेट एम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके असल चार मकासद थे, मतलब इसमें क्या है हतमी मकसद में चार अहम हुसूल आते हैं, जिसमें पहला है आपका मोक्ष का हुसूल। ठीक है, मतलब ये तो आप लोग को पता ही है, मैं इससे पहले लास्ट क्लास में बोली थी कि मोक्ष किसको कहा जाता है। मोक्ष यानी नजात पाना, ऐसा नजात जो आप दुनिया में आपको जो भी खुशी हासिल होती है, जो भी गम आपको हासिल होते हैं, ठीक है, तो वो तमाम चीजों से क्या है आप नजात पा जाना और आपको मरने के बाद किसी भी किस्म का गम नहीं रहना। आपको जितनी भी गम तकलीफें उठाना था वो आप दुनिया में ही उठा लेते यहाँ पर। उसके बाद क्या है आप तालीम हासिल कर ऐसी तालीम हासिल करना जिससे आप क्या है मरने के बाद भी आपको एक भी गम नहीं रहना और ना ही तकलीफ होना, ना ही आपको हिसाब किताब होना, कुछ भी नहीं, बल्कि जैसा ही आपका इंतकाल हो जाता तो सीधा क्या है आप लोग तमाम गमों से तमाम तकलीफों से निजात पा जाते, मुक्ति मिल जाती आपको और आप खुदा बन जाते। ये क्या है वैदिक दौर में सबसे अहम मकसद था मोक्ष का हुसूल। ठीक है, दूसरा मकसद है अल्टीमेट एम में, वो है आपका धर्मा का हुसूल। अब ये धर्मा का हुसूल क्या है? धर्मा का हुसूल यानी उस वक्त जो उन लोग का जो मजहब था वैदिक दौर में, अपने धर्म को क्या है बचाना, अपने धर्म की पासदानी करना या फिर अपने धर्म की हिफाजत करना, अपने धर्म के जो तौर तरीके जो रस्म रिवाज है उसको हासिल करना, अपने धर्म पर ही कायम रहना। ठीक है, ये क्या है इसका हुसूल था, मतलब मजहबी तालीम हासिल करना, अपने मजहब पर ही जमे रहना, डटे रहना, ये क्या है धर्मा का हुसूल है। उसके बाद जो तीसरा है वो है इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करना यानी ऐसा इल्म जो आपकी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे और आपको क्या है मोक्ष मिल जाना। ठीक है ना, मतलब इल्म से क्या है आप हर चीज चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, बुराई को जब आपके सामने दो चीजें हो अच्छाई और बुराई, तो आप बुराई को और अच्छाई को समझ पाना, ऐसा इल्म हासिल करना जिससे आपके क्या है आपके अक़दार भी फरोग पाते हो, शख्सियत की इर्तिका होती हो, मतलब अच्छा इल्म हासिल करना, बुराई और अच्छाई में आप फर्क महसूस करना जिससे आपकी आखिरत समझ जाए। ये क्या है ऐसा इल्म हासिल करना भी क्या है हतमी मकसद का क्या है वैदिक दौर में तालीम का एक अहम मकसद था। उसके बाद है आपका एहसास खुदी। अब ये एहसास खुदी क्या है बोले तो यहाँ पर देखिए एहसास खुदी यानी अपने आप को जानना, आप कि आप दुनिया में आए तो किस लिए आए, आपको क्यों भेजा गया है, आपका मकसद क्या है। ठीक है, अपने आप को पहले आप पहचानना कि आप है कौन, आपके फराइज क्या है, आपके हुकूक क्या है, आपको दुनिया में क्यों भेजा गया है, किस चीज के लिए भेजा गया है, आपको दुनिया में क्या करना चाहिए, फिर यहाँ पर रहते हुए आपको मरने के बाद की तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब इंसान क्या है अपने आप को पहचानना क्या है वही एहसास खुदी कहलाता है, समझिए। ठीक है, ये भी क्या है क्या बोलते हैं हतमी मकासद का एक अहम मकसद है
जो क्या है आपके तालीम के मकासद में आता है। इसके बाद देखिए जो वैदिक दौर में जो दूसरा अहम तालीम का मकसद है वो है आपका फौरी मकसद, जिसको हम इमीडिएट एम कहते हैं। अब इसमें देखिए 3 अहम मकासद आते हैं। एक है आपका तुलबा को अपने अपने पेशों से वाबस्ता करवाना। अब यहाँ पर देखिए जब तुलबा को तालीम दी जाती थी तो उस वक्त क्या है मुख्तलिफ किस्म की जातें हुआ करती थी, तो उसमें वो जातें भी कैसे देश पर तकसीम की गई थी, जातों के मतलब जातें भी कैसा बनी थी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिए कि जातों के हिसाब से क्या है लोग अपने अपने पेशे भी वहां पर अपनाते थे। तो उन लोग जिसकी जो जात है उन लोग को क्या करते थे, उनका पेशा भी उन लोग को सिखाया जाता था, या फिर अगर कोई किसी का पेशा सीखना चाह रहे तो वैसे पेशे भी यहाँ पर सिखाए जाते थे। बस इनका मकसद ये था कि वो क्या है इन पेशों के जरिए अपनी भी जिंदगी को संवार सके और दूसरों को भी क्या है दूसरों की भी मदद कर सके, ये लोग का मकसद हुआ करता था। ये सिर्फ दुनियाई मकसद थे। देखिए जो ऊपर का हतमी जो मकसद था वो आखिरत के ताल्लुक से वो मकासद थे, ठीक है, जिसमें धर्म मजहब आ जाता, दीनी तालीम आ जाती। लेकिन फौरी मकसद क्या है, ये दुनिया में जीने के लिए आपको कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आपको जीने के लिए खाली तो नहीं जीते, आपको खाने के लिए कुछ तो होना। अगर वो खाना आपको आना बोले तो कुछ तो काम करना पड़ता, कुछ तो नौकरी करना पड़ेगी ना भाई। तो ये क्या है फौरी मकसद, ये दुनिया की जिंदगी अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये मकासद आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों को क्या है तुलबा को एक दीनी तालीम के साथ साथ भी क्या है पेशा वाराना तालीम भी यहाँ पर दी जाती थी। उन लोग को पेशों के ताल्लुक से भी यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता था, और फलाही और इंतजामी काम को भी यहाँ पर फरोग दिया जाता था। मतलब बच्चे जब तालीम से फारिग हो जाते थे तो उन लोग को क्या है अपनी हकीकी जिंदगी की जरूरत के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता था। समाज की वो किस तरह से समाज की फलाह व बहबूद के लिए वो किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है, और उन लोग की मतलब समाज के लिए वो क्या कर सकते हैं, समाज की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की तेमेदारी कर सकते हैं, गरीबों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, समाज की भलाई के लिए क्या क्या काम इन लोग को करने चाहिए, वो भी यहाँ पर क्या है वैदिक दौर की तालीम का एक मकसद था। और जो तीसरा मकसद है अर्था और कामा का हुसूल, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अर्था यानी यहाँ पर इंसान क्या करता था, दौलत को जमाने के पीछे होता था। मतलब यहाँ पर दौलत जमाने के हुसूल को उसके उसूलों को बताया जाता था। इंसान यहाँ पर दौलत जमाने के ख्वाहिशमंद होता था। और जो कामा है, कामा यानी यहाँ पर कुछ भी उन लोग को हुनर सिखाया जाता था, जैसे अभी ऊपर बताई मैं कुछ भी पेशे सिखाए जाते थे। तो कामा का मतलब यहाँ पर ये है कि इंसान को अपनी जरूरियात की चीजें किस तरह से हासिल करनी चाहिए, वो जरूरियाती अशिया या फिर चीजों को हासिल करने के लिए क्या तरीके अपनाना चाहिए, ये भी क्या है वैदिक दौर की तालीम का एक अहम मकसद था जो फौरी मकसद के अंदर आता है। हतमी मकसद में सिर्फ दीन के बारे में आता है, मोक्ष के बारे में आता है, और फौरी मकसद में क्या है दुनिया के कामों के बारे में, दुनिया की जिंदगी के बारे में आता है। ये आपको सिंपल से आप लोग इसको याद रख लीजिए। इसके अलावा वैदिक दौर में और भी कई तालीम के मकासद थे, जैसे कि किरदार की नशोनुमा है। किरदार की नशोनुमा यानी यहाँ पर तालीम उन लोग का मानना ये था कि तालीम ऐसी दी जानी चाहिए या फिर तालीम ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सिर्फ खाली नाम को तालीम नहीं हासिल करना, बल्कि उस तालीम के जरिए इंसान अपने अखलाक को संवारना, आला अक़दार इसके अंदर आ जाना, ठीक है। अखलाकियत से क्या है इंसान सही और गलत में फर्क को महसूस कर सकना, यही क्या है उन लोग का मकसद था। और अखलाक अगर जिसके जितने अखलाक अच्छे होते थे, जिसका किरदार जितना अच्छा होता था, उसको क्या है एक आला धर्म के तौर पर उसको मानते थे। मतलब ये इस धर्म का मतलब ही था कि अच्छी सी मजहबी तालीम हासिल करना, सही और गलत में फर्क को महसूस करना, मजहब की तालीम दी जाती थी ना। तो जिसके अखलाक अच्छे होते थे उस इंसान को क्या है बहुत आला समझा जाता था यहाँ पर, ठीक है ना। बच्चों के अंदर सच्चाई और दियानतदारी जैसे अक़दार को क्या है यहाँ पर फरोग देना, इसका भी एक जरिया, तालीम का एक जरिया मानते थे वो लोग। अखलाकी नशोनुमा यहाँ पर होती थी। और हवास खमसा पर कंट्रोल करना, यानी हवास खमसा यानी
آپ ان لوگ کو تعلیم کے ذریعے ایسا بتایا جاتا تھا یا پھر ایسا بنایا جاتا تھا کہ انسان کا اگر دل کر رہا کہ کچھ برا کام کرے، چوری کرے، جھوٹ بولے، تو خود بخود طلبہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو روکتے تھے، یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پر سماجی ذمہ داری اور اقدار کی نشوونما بھی ہوتی تھی، جیسے کہ ابھی میں بتائی کہ انسان کو کیا ہے سماج کی کارکردگی اور فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے یہاں پر طریقے سکھائے جاتے تھے، یہ بھی ایک تعلیم کا اہم مقصد ہوتا تھا، زندگی کی حقیقی ضروریات کے لیے ان لوگ کو یہاں پر تیار کیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہے یہاں پر انسان کی شخصیت کی نشوونما بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب ویدک دور کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اخلاقی اقدار کی جو مشق ہے وہ حکمت پر منحصر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سماجی ذمہ داری تو ان لوگ کے اندر سکھائی جاتی تھی، یہ بھی کیا ہے ان کا ایک اہم مقصد تھا۔ اس سے ان لوگ کو یہ اس بات کا اندازہ کرتے تھے کہ جب طلباء کی جب تعلیم ہو جاتی تھی تو برہمچاری جب گروکل سے نکلتے تھے تو جب سماج میں جاتے تھے گروکل سے نکلنے کے بعد وہاں پر کیا ہے ان لوگ کو لوگوں کی مدد کرنے کے طریقے بھی یہاں پر ان لوگ کو سکھائے جاتے تھے، سمجھیے۔ اور ایک دیکھیے شخصیت کی نشوونما میں یہاں پر طلباء کو اپنے آپ پر اعتماد رکھنے کا کانفیڈنس کے طریقے بھی مطلب سکھائے جاتے تھے، ان لوگ کے اندر ابھارا جاتا تھا، خود اعتمادی، خود شناسی اور عزت نفس، اسی طرح سے ضبط نفس، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی یہاں پر بچوں کی نشوونما کی جاتی تھی، سمجھیے۔ اس کے بعد طلباء میں دیکھیے ثقافت کا تحفظ اور فروغ، مطلب ہندوستانی کلچر کا تحفظ۔ یہاں پہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کئی کلچر پائے جاتے ہیں، تو تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں پر قومی ثقافت جو ہم لوگ کو ورثے میں ملی ہے اس کا تحفظ ہم کس طرح سے کریں، یہ بھی اس کی کیا ہے ایک اہم مقصد تھا۔ نیکسٹ دیکھیے ویدک دور میں جو تعلیم کا مقصد تھا وہ تھا مذہبی اور روحانی علم کی آموزش۔ مطلب یہاں پر دیکھیے ویدک دور میں طلباء سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ مطلب یہ امید کی جاتی تھی طلباء سے کہ طلباء کے اندر ایک ایسی خواہش رہنا کہ طلباء اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جدوجہد کرنا، نیک بننے کی اور خدا کے بتائے ہوئے کاموں کو کرنے کا ان لوگ کے اندر جذبہ پیدا ہونا، یہ کیا ہے طلباء سے اس چیز کی امید کی جاتی تھی۔ اس لیے کیا ہے ویدک دور میں تعلیم کا جو دور تھا وہاں پر ہم لوگ کو کیا ہے قدم قدم پر ہر وقت چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ایک فنکشن سمجھیے تو وہاں پر مختلف قسم کے رسومات رکھے جاتے تھے تاکہ بچوں کو کیا ہے بچے کیا ہے انجوائے بھی ہونا، بچوں کو اچھا بھی دکھنا، اور بچے کیا ہے مذہب کو کیا ہے دل و جان سے اس کو چاہنا، اس کی حفاظت کرنا، ان کے اندر کیا ہے ایک جذبہ پیدا ہونا، خدا کون ہے، خدا کے تعلق سے جاننے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونے کے لیے یہ کیا ہے مختلف قسم کے الگ الگ ناموں سے کئی رسم و رواج بھی وہاں پر رکھے جاتے تھے ویدک دور میں، جس میں کیا ہے بچوں کو وہاں پر اس مذہبی تہوار میں کیا ہے کسی بھی حال بچوں کو شرکت کرنا، اس میں شامل ہونا ضروری ہوتا تھا۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے بچوں کے اندر مذہب سے پیار اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا اور ہر جگہ پہ اس کی تبلیغ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے یہ تمام چیزیں سکھانے کا کیا ہے ویدک دور میں تعلیم کا ایک اہم مقصد تھا۔ پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے دیکھیے ذات کے مطابق پیشے سے وابستگی کے لیے تیار کروانا، وہی ابھی میں بتائی آپ کو کہ ہر قسم کے مختلف قسم کے پیشوں سے کیا ہے بچوں کو وابستہ کروایا جاتا تھا، جو جس طرح کا پیشہ سیکھنا چاہ رہا ہے ان لوگ کو کیا ہے اس قسم کی تعلیم یہاں پر دی جاتی تھی۔ تو ایک بات میں یہاں پر بتاتی چلوں، دیکھیے یہ جو تعلیم کے جو مقاصد ہے اور جو اس سے پہلے ہم جو سیکنڈ کلاس میں سنے تھے تعلیم کی خصوصیات، وہ لگ بھگ کیا ہے دو بھی سیم ہی ہے، سمجھیے۔ تعلیم کی خصوصیات میں بہت سی چیزیں آئی آپ کو، لیکن تعلیم کے مقاصد میں دو اہم چیزیں آئی تھی آپ کو، ایک حتمی مقاصد آیا تھا اور ایک دوسرا فوری مقاصد۔ حتمی مقاصد صرف مذہب کے بارے میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، موکش حاصل کرنا، بس خدا کو جاننا، مذہبی تعلیم، بس یہی ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن جو فوری مقصد ہے امیڈیٹ ایم، اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر
مذہب کی بھی تعلیم ہوتی، لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ یہاں پر دنیا داری کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. دنیا میں زندگی گزارنے کے یہاں پر طور طریقے سکھائے جاتے تھے، سماج میں کیسے رہنا، لوگوں سے کیسے رہنا، ہم یہاں پر زندگی کیسا گزارنا، صرف دنیا کے بارے میں آتا تھا. سمجھیے، تو یہ 2 چیزیں آپ لوگ یہاں پر یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کیا ہے ویدک دور میں جو تعلیم کا نصاب تھا، وہ کیریکولم وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے ہم لوگ آج کی کلاس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اگر آپ کو کلاس اچھی لگی ہو، کچھ بھی سمجھ میں آیا ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس کی لنک کو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر.